दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। दिल्ली में सभी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की बैठक समाप्त हो चुकी है, जिसमें सीएम साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के साथ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेंगे। नरेंद्र मोदी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है और अब वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के 10 सांसद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, सरोज पांडे और लता उसेंडी पुराने संसद यानी संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में मौजूद रहे और इस दौरान साय बोले कि डबल इंजन की सरकार के साथ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेंगे। शुक्रवार सुबह 11 बजे शुरू की गई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता सम्मिलित हुए, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे नया दायित्व देने के लिए आभार। राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा, जहां छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं ने मेज थपथपाकर इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया। वहीं मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की बैठक भी अभी होने वाली है। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर के 200 रुपये बोनस देने को लेकर किसानों ने अपना प्रदर्शन कर दिया है। बालोद जिला गन्ना उत्पादक किसानों ने गन्ना के समर्थन मूल्य में वृद्धि और प्रति क्विंटल 200 रुपये बोनस की मांग को लेकर बीते दिन जिला मुख्यालय के नया बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किया, जहां कलेक्टर इंद्रजीत चंद्रवाल को यहां पर ज्ञापन भी सौंपा गया। किसानों ने कहा कि धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया, लेकिन गन्ना का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया। गन्ना उत्पादक संघ के जिलाध्यक्ष तेजराम साहू ने कहा कि गन्ना उत्पादकों के साथ अन्याय हो रहा है। समय रहते अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में जिले के किसान गन्ने की फसल को लेना बंद कर देंगे। संघ के संरक्षक छगन देशमुख ने कहा कि धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल है, जो 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी की जा रही है। विधानसभा चुनाव के पूर्व ही हमने गन्ने के समर्थन मूल्य के अलावा 200 या 250 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की मांग घोषणा पत्र में शामिल करने घोषणा पत्र समिति के संयोजक को पत्र भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में आपको महतारी बंधन योजना के हितग्राहियों की जांच देखने को मिलेगी, जहां छत्तीसगढ़ के 70 लाख हितग्राहियों की जांच होने वाली है। दरअसल बात करें तो महिला एवं बाल विकास विभाग ने महत्वाकांक्षी शुरू किए गए योजना, जिसका नाम महतारी बंधन योजना है, के लाभार्थियों के पात्रता को एक बार फिर से जांचने की तैयारी शुरू कर दी है। जाँच में गलत तरीके से योजना का लाभ लेना पाए जाने पर अपात्र हितग्राहियों से राशि की वसूली भी होगी। विभाग ने ये कदम उन शिकायतों के बाद उठाने का निर्णय किया है जिसमें योजना का लाभ अपात्र महिलाओं के द्वारा लिए जाने की बात सामने आई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार शासकीय सेवा में पदस्थ, सेवानिवृत्त या फिर पेंशन का लाभ ले रही बहुत सी महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया है और उनमें से ऐसी कई महिलाएं हैं जो योजना का लाभ ले रही हैं और ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें एक ही आवेदक ने दो आवेदन किए हैं और दोनों ही स्वीकृत हो चुके हैं और ऐसी महिलाओं के खाते में दो बार राशि हस्तांतरित भी की जा रही है। ऐसे अधिकतर मामलों में आवेदकों ने स्वयं के अलावा अपने पति या स्वजन का भी आधार कार्ड नंबर आवेदन में लगाया था, जिसमें सत्यापन के तौर पर ये पकड़ में नहीं आया। विभाग का एक नाम वाले तकरीबन 20,000 से अधिक आवेदनों की जांच कर रहा है। इसमें नाम, पता और जन्म तिथि समान है। वहीं अगर बात करें तो अब लोकसभा चुनावों के भी खत्म हो जाने के बाद अब ये कार्यवाही स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की किस्त का भुगतान होने जा रहा है, जिसमें फरवरी से जून 2018 तक की बकाया राशि को उनको दी जाएगी। निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी बनाने की भी घोषणा हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के अटके हुए वेतन का मसला सुलझाने सरकार ने आदेशित कर दिया है। सबसे पहले निगम, मंडल, आयोग और अर्धशासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा आदेश जारी किया गया है। इनमें कर्मचारियों के 7वें वेतनमान की अंतिम किस्त की राशि के भुगतान को स्वीकृति दी गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसकी मंजूरी दी है और अब कर्मचारियों को फरवरी 2018 से जून 2018 तक की अवधि के बकाया राशि के भुगतान किए जाएंगे। प्रदेश सरकार कुछ खास प्रोजेक्ट भी शुरू करने जा रही है, जिसमें कैबिनेट बैठक अगले सप्ताह प्रस्तावित है, जिसमें शक्ति पीठों का विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय लोगों को रोजगार संबंधित, हाईटेक लाइब्रेरी संबंधित प्रोजेक्ट और साथ ही गौ अभ्यारण्य योजना को लेकर भी अब आगे की
कड़ी में काम किया जाएगा। साथ ही महतारी सदन बनाने को लेकर प्रदेश में 146 ब्लॉकों का चयन किया जाएगा। साथ ही आईटी में तकरीबन 266 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है। स्टार्टअप्स को भी मौका देने के लिए नया रायपुर अटल नगर में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत आने वाले दिनों में सीएम साय के बैठक में देखने को मिल सकती है। इन प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हो। 6 महीने में अब ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसका काम अब शुरू हो चुका है। चित्रकूट में देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज बनने जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। हवा में झूलते सैलानी अब जलप्रपात का लुत्फ ले सकते हैं। दरअसल बस्तर नक्सलवाद के लिए तो मशहूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ ये खूबसूरत इलाका जल्द ही देश का सबसे लंबा कैंटिलीवर स्काई वॉक यानी कांच के पुल के लिए जाना भी जाएगा। दरअसल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अधिकारियों के अनुसार चित्रकूट जलप्रपात पर नदी के उस पार तीर्था गांव की तरह स्काई ब्रिज बनेगा, जहां यहीं पर जिला प्रशासन हाट बाजार, फ्लावर गार्डन और सैलानियों के लिए रिसोर्ट पर भी काम कर रहा है। महेंद्र कंपनी का भी ये प्रोजेक्ट तकरीबन 25 एकड़ में रिसोर्ट प्रस्तावित है। वहीं भारत का न्योग्रा फॉल इसको कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात जगदलपुर से 40 किलोमीटर, रायपुर से 273 किलोमीटर दूर है और ये बारिश के दिनों में लालिमा लिए हुए एक अलग ही खूबसूरती भरा नज़ारा प्रस्तुत करता है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात पर इस पुल पर निर्माण होगा, जिसका सैलानी लुत्फ ले सकते हैं। तकरीबन 100 फीट की ऊंचाई से वाटरफॉल और जंगल की खूबसूरती का नज़ारा निहारने का ये खूबसूरत बेहद दिलचस्प मौका होने वाला है। 18 जून से पंडित प्रदीप मिश्रा की गंडई में शिव महापुराण कथा आयोजित होने वाली है। कथा स्थल को लेकर कलेक्टर और एसपी ने जायजा लिया है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने संबंधित जायजा लिया गया। खैरागढ़, छुईखदान और गंडई जिले के गंडई इलाके में तकरीबन 18 जून से शिव महापुराण कथा आयोजित होने जा रहा है, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। कलेक्टर और एसपी ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी गाइडलाइंस जारी किए, जहां उन्होंने कहा कि कथा स्थल और आसपास सफाई, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 8 लाख का इनामी कमांडर भी ढेर हुआ है। जहां छत्तीसगढ़ में जवानों ने 7 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बस्तर जिले की सीमा पर यह मुठभेड़ की खबर है। मारे गए नक्सलियों के शव समेत हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में से एक डीवीसीएम कैडर कंपनी का कमांडर है, साथ ही जिस पर तकरीबन 8 लाख रुपए का इनाम घोषित है। मौत के आंकड़े और बढ़ सकते हैं। 3 जवान अभी जख्मी भी हुए हैं। यूपी के 2 युवकों की छत्तीसगढ़ में बॉब लिंचिंग कर दी गई, यानी पीट करके जान ले ली गई। सहारनपुर के 2 युवकों की छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग में हत्या हो गई, जहां बीते दिन गुरुवार शुक्रवार की आधी रात को आरंग थाना क्षेत्र में 3 युवक एक ट्रक में जानवर भरकर ले जा रहे थे। पुलिस अफसरों के मुताबिक बात करें तो रास्ते में 10 से 12 युवकों ने उनका पीछा किया। उन लोगों ने ट्रक को महानदी पुल पर घेर लिया। इसके बाद ट्रक में सवार तीनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी गई। इसमें से एक के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। साथ ही बात करें तो एक युवक के जो शव है वो महानदी से बरामद किए गए हैं। तीसरा युवक भी गंभीर रूप से घायल है, जिसका रायपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के बाद मौत की वजह अब स्पष्ट रूप से सामने आएगी। राहुल गांधी ने मोदी के पजामा का नारा काट दिया, बयान दिया भूपेश बघेल ने पहली बार लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव के मोहला मानपुर में कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पजामा का नारा काट दिया है। पार्टी तोड़ने, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने, डराने धमकाने वालों को जनता ने अच्छा सबक सिखाया है। एनडीए में फूट पड़ गई है। साल भर मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की स्थिति भी डगमग है और सभी मुख्यमंत्रियों की कुर्सियां डगमगा रही है। जगदलपुर से लेकर बिलासपुर हवाई उड़ान सेवा शुरू हो चुकी है। पहले दिन 4 पैसेंजर जगदलपुर से चकरभाठा एयरपोर्ट पहुंचे। फ्लाइट को वाटर कैनन से सलामी दी गई। जगदलपुर से लेकर बिलासपुर की हवाई उड़ान सेवा बीते दिन से शुरू हो गई, जहां पहले दिन एलायंस एयर की फ्लाइट से जगदलपुर से 4 पैसेंजर बिलासपुर एयरपोर्ट पहुंचे। फ्लाइट के चकरभाठा एयरपोर्ट लैंड करने पर वाटर कैनन से इस फ्लाइट की सलामी दी गई। बिलासा देवी कैप्टन एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि 7 जून से जगदलपुर
रायपुर से बिलासपुर की पहली उड़ान के साथ ही बिलासपुर और जगदलपुर के हवाई सेवा की शुरुआत हो चुकी है। बिलासपुर और जगदलपुर के लोगों को सड़क मार्ग से आने जाने में 8 से 9 घंटे का वक्त लगता था, जो अब फ्लाइट से महज घंटों में ही पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले का लाइव वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कैंप पर माओवादियों ने BGL दागे, जहां बाल बाल एक जवान की जान बच पाई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें 2 दिन पहले नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला किया था, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जवान हाथ में हथियार पकड़े इधर उधर भागकर मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं, जहां नक्सलियों ने जवानों पर BGL दागे, जिसपे एक जवान बाल बाल बच गया। दरअसल नक्सलियों ने अबूझमाड़ के इरक भट्टी पुलिस कैंप पर हमला कर दिया था और ये कैंप कुछ दिन पहले ही खोला गया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले शाम के वक्त नक्सलियों ने कैंप पर अचानक से हमला कर दिया था। जंगल की तरफ से 4 देसी BGL दागे गए, इसके अलावा फायरिंग भी की गई। और अब खबर छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग से, जहां 207 कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। दरअसल रायपुर जिले के ट्रैफिक पुलिस विभाग में 207 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर हुआ है, जिसमें ये आदेश 10 ASI, 37 हेड कांस्टेबल और 107 कांस्टेबल के लिए है। रायपुर ट्रैफिक एडिशनल SP OP शर्मा ने ट्रांसफर आदेश जारी किया है। आदेश में इन कर्मचारियों के थाने में बदलाव हुआ है। देश में आदर्श आचार संहिता हटते ही रायपुर जिले का ये पहला बड़ा ट्रांसफर है, जिस पर आप अभी पूरी लिस्ट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सतनामी समाज के जैतखाम को काटने को लेकर आक्रोश भरता नजर आ रहा है। दरअसल सतनामी समाज ने बड़ी संख्या में राजधानी के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जैतखाम को नुकसान पहुंचाने के मामले में ज्ञापन सौंपा। सतनामी समाज ने कलेक्टर से मिलकर उचित कार्यवाही न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। वहीं आक्रोशित समाज ने दोपहर महासमुंद कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया। सतनामी समाज के गिरौदपुरी जैतखाम को क्षतिग्रस्त करने, सोशल मीडिया में गुरु घासीदास के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने और पुलिस के उचित कार्यवाही न करने के मामले को लेकर पटवारी कार्यालय से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया गया। हाल ही में गिरौदपुरी धाम में जैतखाम को काटने का मामला सामने आया था, जिसमें इस मामले पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सतनामी समाज के लोगों ने गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि 1 साल के भीतर मध्यावधि चुनाव हो सकता है। भाजपा ने अब इस पर व्यंग कस दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनीतिक बयानबाजी शुरू कर दी है। बघेल ने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर लिखा कि कार्यकर्ता तैयार रहे, 6 महीने से लेकर 1 साल के भीतर मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। फडणवीस इस्तीफा दे रहे हैं, योगी जी की कुर्सी डोल रही है। JDU प्रवक्ता अग्निवीर योजना रद्द करने और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। इधर कांग्रेस की 10 सीटों में हार के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदलने के सवाल पर कहा कि दीपक बैज लोकसभा सीट छोड़कर कांग्रेस की सेवा में लगे थे। नौजवान होने के कारण हर क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया। दीपक बैज ने आदिवासी क्षेत्रों में जाकर पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। उन्हें क्यों सजा देना चाहते हैं? PCC चीफ के बदले जाने के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने बेहतर काम किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट पर भाजपा ने तंज कसा। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक शिवरतन शर्मा ने कहा कि देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक राष्ट्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता है। भूपेश बघेल जागते हुए सपना देखते हैं तो अच्छी बात है, सपना देखते हुए जिएं।